लोग सभी जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लोग इतना अवेयर नहीं है, शिक्षा का अभाव है। खासकर हम इंटीरियर विलेजेस में आकर जाके देखते हैं, जो लोग मेन स्ट्रीमिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर बाल विवाह बहुत ज़्यादा है। तो हम इस बाल विवाह को लेके काम करते हैं। हम लोग बाल विवाह जैसे हम किसी गांव में, वैसे हम लोग 50 गांव में, मड़ावरा ब्लॉक के 50 गांव में बेसिकली हम लोग वर्क करते हैं, लेकिन हमारा जो कैंपेन है वो सारे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और हम ललितपुर के अलावा महोबा में भी बाल विवाह को लेके कार्य करते हैं। बाल विवाह में हम लोगों का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग जैसे आइडेंटिफाइड करते हैं कि जिनके घर में 14, 15, 16 साल की बच्चियां हैं, उनके घर जाकर हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चे का बाल विवाह ना करें, इतनी जल्दी शादी ना करें। शादी से क्या क्या नुकसान हो सकता है, बाल विवाह से किस तरीके से आपकी बच्ची को तकलीफें हो सकती हैं, आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है, इस चीज़ को लेके हम लोग उनके माता पिता के साथ कार्य करते हैं। और अगर फिर भी यहाँ पर बाल विवाह तो होते ही हैं, अगर बाल विवाह हो रहा है, अगर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, तब जाके वो केसेस आइडेंटिफाइड करके हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट में देते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस सरकार के द्वारा जो DPO सर है, चाइल्ड लाइन है, वो लोग जाके आगे की कोशिश रोकते हैं। जैसे आपने कहा बाल विवाह रोकेंगे, लोगों को समझाएंगे, मोटिवेशन करेंगे। एक पिता के बच्ची हैं 4, 14 साल, 17 साल और 11 साल। उसे डर इस बात का है कि हमारी बच्चियों के साथ कोई बुरा ना हो, तो वो सोचता है कि जल्दी से हाथ पीले कर दें। ऐसे में आपकी संस्था उनके संरक्षण में, उनकी आजीविका में क्या सहयोग करती है? ऐसा किया है तो कोई प्रमाण बताएं आप लोग। सर, हम लोग जैसे बहुत सारी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं वहाँ पर, अगर इस तरीके की अगर वो चाहते हैं किसी नहीं, आपने सर्वे किया, अभी बता रहे हैं जी, तो आपको ऐसा परिवार मिला तो आप उस परिवार को क्या संरक्षण देंगे, क्या सुविधा देंगे? सर, संरक्षण और सुविधा के देखिए, हम लोग ऐसी कोई फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं करने में सक्षम नहीं है। उनको सुरक्षा संरक्षण तो देना है। अगर उसने अपनी बच्ची की शादी की तो बाल विवाह के अपराध में आ गया, और नहीं की तो जो अपराध चल रहे हैं, जो आप आज टीवी चैनल हर जगह देख रहे हैं, हम लोग मीडिया के लोग बैठे हैं, आपकी संस्था चलाती है, तो उस पिता को तो अपनी बेटी को सुरक्षित करना है ना। और सुरक्षित करना चाहता है तब उसकी शादी हो जाए, सोचता है वो कि हमने हाथ पीले कर दिए तो बच्ची सुरक्षित है। लेकिन आप उसको समझाने गए कि आपने बाल उम्र में अगर विवाह कर दिया तो उसको शारीरिक समस्या आएगी, अन्य समस्या आएंगी, तो उस समस्या को तो वो समझ गया। लेकिन सुरक्षित स्थिति रहने के लिए संस्था क्या करती है? क्योंकि आपकी संस्था अनेक काम करती है, जैसे कृषि का काम करती है, सामाजिक काम करती है, तो संरक्षण देना भी तो सामाजिक काम है। सर, संरक्षण का हम लोग संरक्षण कैसे दे सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। हम लोग देखिए, हम लोग उनको समझा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ है या फिर किसी दिक्कत में वो लोग है तो हम जाके पुलिस थाने में उनके साथ पैरवी कर सकते हैं। लेकिन संरक्षण तो हम खुद भी उनको नहीं दे सकते इस तरीके से जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके साथ जाके अगर इस तरीके की कोई घटना घटती या फिर कोई छेड़खानी का मामला आता है, कांड आपने उजागर किया था, आपके सही काफी अच्छे नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने किए हैं वहाँ पर। नहीं, इसमें आप मीडिया का भी सहयोग ले सकती हैं अगर आपको कहीं जानकारी मिल रही है कि जो है बाल विवाह हो रहा है तो और परिवार वाले नहीं मान रहे तो उसमें आप मीडिया प्रेस को भी सूचना दे सकती हैं। भाई ये तो कानून अपराध है ना। जी बिल्कुल कानूनी अपराध है। लेकिन सर, इसके साथ साथ हम लोग को ये भी मतलब बताया गया है कि बच्ची का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, उस बच्ची की आगे की जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज हम लोग तब तक ये उजागर नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करके और उनके परिवार वाले उस चीज को ना चाहें। क्योंकि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग को जानते हैं। जी, जैसे बहुत से मामलों में बाल अपचारी पकड़े जाते हैं, उन्हें हम लोग बाल अपचारी का नाम नहीं लिखा जाता, फोटो नहीं लगाई जाती। मीडिया की भी अपनी गाइडलाइन है। कोई गिरफ्तार के साथ आता तो उसमें हम लोग मीडिया पहुंचेगी और चेहरा नहीं दिखाते हैं। मीडिया भी अगर पहुंचेगी तो समाचार नहीं होगा, एक सुधार की बात होगी, वो भी जाएंगे। तो उसमें ये बात मन में लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया कोई भी आप खबर देखिए, कभी भी आपने देखा हो कि पीड़िता का हम चेहरा दिखा रहे हो, पीड़िता का गांव दिखा रहे हो, हम लोग खबर चलाते हैं और ये चलाते हैं फलाने थाना क्षेत्र में ऐसी घटना हुई। तो अगर बाल विवाह की हमारी आपसे चूंकि अपेक्षा है कि अगर इस प्रकार के मामले आते हैं, क्योंकि ज्यादातर खबरें NGO सेक्टर के माध्यम से हम लोगों के पास आती है, तो आप बता सकती कि इस गाँव में देखिए 4 बच्चों की शादी हो रही,
खासकर अक्षय तृतीया जहाँ जैसे मौकों पर बड़े स्तर पर जब शादी विवाह होते हैं तो उस पीरियड में जरूरत है कि आपकी संस्था के लोग जागरूक रहें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें, साथ में पुलिस को बताएं, मीडिया के लोगों को जानकारी। हम लोगों ने बाकायदा लिस्टिंग करके क्योंकि आपका लक्ष्य बाल विवाह ना हो, उसमें सहयोगी बने, कोई दिक्कत नहीं। जी आप लोग बिल्कुल शुभकामनाएं हमारी, हम लोग चाहते हैं वेलकम है आपका। जहाँ तक मैं सोचता हूँ यही आपकी संस्था का आज का मुख्य उद्देश्य होगा कि जो है मीडिया का यही सहयोग मिल सकता है। ऐसी भी स्टोरी आपके सामने आई होगी जहाँ पर शादी किस कंडीशन में हुई, बाल विवाह किस कंडीशन में किया गया, उसके पीछे की मेन मोटिव क्या था, ऐसा कि उम्र थी या कोई पैसे की प्रॉब्लम या कुछ और, तमाम चीजें ऐसी कई कहानियां अगर आपके हम सामने देखें तो कोई ऐसा केस हो आपके सामने जो आप लोगों को बता बाल सकें? विवाह जो हुए हैं तो आपको मालूम है कि उनकी जो अच्छी स्थिति अनुपात नहीं होती है, जिनके घर में 5-5 6-6 बच्चियां हैं और इसके अलावा जो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो वहीं पर बाल विवाह किसी ज्यादा लड़की ने है। आपको अपनी कहानी सुनाई कि हमारे जल्दी शादी कर देगी, जी, क्या जी। प्रॉब्लम, किस कारण से, कोई है तो सुनाओ आप, मुझे ना बताओ। सर मैं उनका नाम तो नहीं बता नाम नहीं सकती, बताना, नाम लेकिन नहीं लेंगे नाम की। उस टाइम हम लोग के पास चाइल्ड लाइन का प्रोग्राम था, तो एक बच्ची थी जो 14 साल की थी, तो उस बच्ची ने हम लोगों को कॉल करके फ़ोन पे बताया था कि मैं 14 साल की हूँ और मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ से या तो ले जाएं या मेरे घर वालों को समझाएं। तो हम लोगों ने वहाँ पर, हमारी चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पर उस टाइम गई थी और उस बच्ची को, उसके माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद फिर हम लोग को संबंधित पुलिस, हमने डीपीओ सर को सबको इन्फॉर्म भी किया था, पुलिस थाने में भी कंप्लेंट की थी। तो फिर वहाँ से जिस दिन उसकी शादी रखी गई थी उसी दिन रात को उस बच्ची को और उसके पिता को थाने में बुलवा लिया गया था और उसकी शादी रोकी थी। और फिर वो बच्ची चूंकि घर जाने को तैयार नहीं थी, उसके साथ मारपीट होती है, उसको डर था, तो फिर उसको वन स्टॉप सेंटर में रख के फिर बाद में सेंटर भेज दिया गया था, उनको सेंटर भेज दिया। आज क्या स्थिति है उसकी? सर वो सेंटर में है, इसके बाद से सेंटर के बाद से फिर हमारा कम्युनिकेशन से होता नहीं। तो उसके बाद आप लोग देखते नहीं है कि उसकी स्थिति कैसी है? मतलब उसकी सर एक बार सेंटर में CWC द्वारा भेजने के बाद फिर हमें संपर्क नहीं करने दिया जाता वहाँ से। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप देखें कि नहीं, उसका एक वीडियो आप मुझे ये बताइए, बहुत ही घृणित अपराध है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जनपद में आपको हर मतलब ये दुकानों पे, ढाबों पे, इसके अलावा कई ऐसे हैजार्डियस कंडीशन जहाँ पर बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे। हम लोग कई बार बहुत सारी हम लोग बच्चों की लिस्टिंग करके हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को देते हैं, लेकिन कई बच्चे रेस्क्यू हो पाते हैं, कहीं नहीं हो पाते, किसी वजह से नहीं हो पाते। हमारा काम उनको लिस्टिंग करके देना है, क्योंकि हम खुद जाके तो रेस्क्यू नहीं कर सकते बच्चे, वो जब थाने से, इसके अलावा जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, बाल श्रम से है, वो लोग जाके वहाँ रेस्क्यू करते हैं। लेकिन कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती, जो बच्चे रेस्क्यू होने चाहिए वो नहीं हो पाते। ये हमें नहीं पता वजह, हम लोग जाने की कोशिश करते हैं लेकिन पता चलता है फिर वहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर पहले करता था लेकिन नहीं कर रहा है किसी वजह से, ऐसा कह दिया जाता है। तो उस वजह से बहुत सारी ये जो बाल मजदूर की घटनाएं, आपको आप गली गली में जाएंगे आपको मिल जाएंगे 2-4 बच्चे। ये बहुत बड़ी अब व्यवस्था है, इसको बनाना बहुत बड़ी लेकिन बात आपको है। ये स्वीकार करना पड़ेगा, ललितपुर में बाल मजदूरी जो होती है ये आर्थिक कारणों से अधिक होती है, उसके लिए किसी को बेचना या ह्यूमन इस तरीके की नहीं है। नहीं उसके तो लिए नहीं। इसमें कभी आपने इस विषय में काम किया है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुधारी जा सके? हो सकता है कि बच्चा मजबूरी में उसके माँ बाप ना हो या पिता ना हो, अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपनी उम्र को भी दराज करते हुए वो मजदूरी के लिए शिक्षा छोड़ के, या शिक्षा आज के समय में शिक्षा भी इतना एजुकेशन पॉइंट इतना महंगी हो गई है कि उससे अच्छा तो बाल मजदूरी करना ही सोचे। आज हाई स्कूल के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें या कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे तो एक आम व्यक्ति सोचने में ही आपको पता होगा कि एजुकेशन इतना एक वो हो गया है। तो ऐसे में वो अपना 18 साल का इंतजार करे कि अपने परिवार के में सहयोग करे, भरण पोषण के लिए क्या इसमें आपका क्या काम कर रहा है भाई? कंडीशन अभी तक जितने भी बच्चे हम लोगों ने रेस्क्यू करवाए हैं, उन बच्चों का पूरा एक ये कह सकते हैं उनकी जो बायोग्राफी बना के जो उनके परिवार की स्थिति है उसकी काउंसलिंग की रिपोर्ट हमने डीएम सर को सौंपी है
और डीएम सर ने भी हम उन लोगों के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं और वो वहाँ पर होम विजिट कर रहे हैं। और अगर उस बच्चे को बहुत सारी स्कीम्स चल रही है महिला और बाल कल्याण विभाग की तरफ से, तो उन बच्चों को जोड़ा जा रहा है उससे। जैसे 4,000 रुपये महीने की एक स्कीम है शायद स्पॉन्सर, ये मुझे एक्चुअली में नहीं पता है, लेकिन वो स्कीम है। अगर वो बच्चा उसका एलिजिबल है तो वो उससे जोड़ा जाता है। तो हम लोगों ने जितने भी बच्चों के रेस्क्यू हुए हैं उसके बाकायदा काउंसलिंग रिपोर्ट डीएम सर को सौंपी है और सर उस पर बहुत कार्रवाई कर भी रहे। उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि उन बच्चों को हम लोग किसी न किसी स्कीम से जरूर जोड़ें। नहीं, उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद? हाँ सर, परिवार जैसे अगर उसके पास ये जो आज आपको उस योजना, स्पॉन्सर योजना की आप बात कर रही हैं, आपको पता होगा कि इस साल में एक भी रुपए सरकार से बजट नहीं है, आवंटन ही नहीं हुआ बजट। जी सर, लेकिन जो जैसे बच्चे हैं जिनके फॉर्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो आगे जाके उनको आगे जाके आज की तारीख में मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक नाबालिग बच्चा हूँ, मेरे घर पे खाना भोजन नहीं है, मार्च से अप्रैल से 1 रुपया मिला नहीं है। अब मैं क्या नाम के किसी चाय की दुकान पे अगर काम ना करूं तो परिवार का भरण पोषण कैसे करें? इसके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए सर, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं 14 साल तक के, जो नीचे वाले जो बच्चे हैं, अगर वो रेस्क्यू किए जाते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कुछ न कुछ फंड जरूर दिया जाता है तुरंत। कितने उदाहरण हैं आप बताइए ना कि कितने लोगों को दिया गया फंड? मेरी जानकारी में तो एक भी नहीं है अभी तक, एक भी नहीं मिला अभी तक। नहीं, लेबर डिपार्टमेंट में बजट ही नहीं है। मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपकी जानकारी में बजट 1 साल से नहीं है। मेरी जानकारी में ये नहीं है, लेकिन हम लोगों को वहाँ से बोला जाता है और कहा जाता है कि तुरंत इनको। तो आप तो ये मतलब फिर आपकी संस्था का ये कहेंगे आप तो नवाला छीन के उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अब ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं, एक फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होता है। नहीं, ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि किसी के बंधन से मुक्त करवाना। वो बंधन नहीं है, वे स्वेच्छा से मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी, परिवार चलाना उनकी मजबूरी है। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को नहीं, वो मजदूरी नहीं कर रहे, वो भीख मांग रहे हैं। तो मन चौराहे से लेके आपको स्टेशन तक मिल जाएंगे। जिनके माँ ये क्या है कि बच्चा कुछ काम सीख जाएगा इसलिए हम उसे ढाबे पे लगा देते हैं, बच्चा कुछ काम सीख जाएगा तो हम उसे होटलों में लगा देते हैं। इस तरीके के भी लोग हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है जिनके माँ बाप, देखिए सर, जिनके माँ बाप नहीं है या पिता नहीं है या माँ नहीं है, जो लोग किट होती है डाटा सर, डाटा कितने लोगों को बाद में प्रोवाइड करा पाएंगे। तुरंत मैं ऐसा कोई डाटा अभी मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हमारी संस्था की तरफ से 2 या 3 महीने कम से कम। मैडम जो प्रोग्राम के लिए बुलाया ये पूरा चलो वो चलो कोई मतलब, लेकिन हम जाके वहाँ पर कोई ऐसी आर्थिक मदद तो कर नहीं सकते हैं। हम उनको सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं से जोड़ सकते हैं। अगर वो एलिजिबल है तो हम उनको तुरंत डॉक्यूमेंट्स बनवा के हम लोग खुद पैरवी करते हैं उनके इसकी। हम लोग इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहें कि उनको पैसा दें या रुपया दें, तो ये संस्था के पास भी इतना कोई फंड नहीं है कि संस्था वहाँ जाके उसको पैसा दे पाए या फिर आवाज उठा सकती हैं आप। हम लोग आवाज उठा सकते हैं। हम उनको, अगर वो किसी वजह से अनअवेयर है किसी सरकारी स्कीम से और वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम उसकी मदद करके आप काफी सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं बाल विवाह पे। आपको मूल जड़ क्या लगी कि बाल विवाह की जड़ ललितपुर में क्या है? ललितपुर में नहीं और भी जगह है, कहीं भी जहाँ भी आपने किया। सबसे ज्यादा अशिक्षा का अभाव है। अशिक्षा पे क्या काम किया आपने? अशिक्षा के अभाव की वजह से हम लोग जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं या फिर उनके माता पिता की जाके काउंसलिंग करते हैं और उनके ड्रॉप आउट गर्ल्स को एनरोल कराने की कोशिश करते हैं। जड़ को समाप्त करने के लिए क्या किया? ये तो एक परिवार हो गया, आपने देखा मेरे परिवार में बाल विवाह हो रहा, आप काउंसलिंग में आए, मैं सुधर गया। अब लेकिन जो 18 और हैं आप उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें ये कब बाल विवाह करें, हम काउंसलिंग के लिए पहुंचे। जड़ पे क्या काम किया आपने जड़ को बताया अशिक्षा पे आपने क्या काम किया? आपकी संस्था ने क्या काम किया कि उस मूल जड़ को समाप्त कर दिया जाए, या जो बुंदेलखंड की भाषा में कहता है कि उस बबूल के पेड़ में मठा डाल दिया जाए, उसमें आपने क्या काम किया? देखिए सर, हम लोग हर एनजीओ की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस है। हम एकदम से जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम परिवार एक परिवार वहाँ पर ये कर दें, लेकिन जो परिवार हमारे संपर्क में आते हैं हम उनके साथ जो उनको जरूरत है हम उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। आप जनपद में कोई ऐसा एक परिवार बता दीजिए जहाँ पे पिछले 4 बार बाल विवाह हुए हों, आपकी काउंसलिंग के बाद 5वां बाल विवाह आपने जाने से पहले ही उसको शिक्षित किया,
उस परिवार को आपने उस लेवल पे ला दिया कि अब वो तो स्वयं और अपने 2-4 परिवार को और बाल विवाह के लिए रोक रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप बता दीजिए। जहाँ जहाँ गए जहाँ पे आपका सब मिशन सफल रहा हाँ। वहाँ का कुछ मतलब मेरा दिखा दीजिए हम लोग। मेरा कहने का उद्देश्य है कि जड़ पे आपने कहाँ पे प्रहार किया जहाँ से एक सुधार की एक उम्मीद हो। आप अकेले कुछ नहीं कर सकती अगर आप मैं सोसाइटी फॉर प्रगति भारत से दीपाली पटेरिया। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था बाल विवाह मुक्त भारत में आप लोगों कैंपेन में आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा के लिए है और मैं आपसे सिर्फ संक्षिप्त शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगी कि इस बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने में हमारा सहयोग करें, इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ें। किस तरह का सहयोग चाहेंगी जनता से, मीडिया से? अगर कहीं भी आपको लगता है कि बाल विवाह का ये बाल विवाह संपन्न हो रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें और हम लोगों को बताएं ताकि हम आगे उनकी जाके काउंसलिंग कर पाएँ और अगर वो किसी तरीके से नहीं रोक पाते हैं तो हम आगे डिपार्टमेंट। संस्था कब से काम कर रही है आपकी? संस्था 1996 से काम कर रही है लेकिन बाल विवाह का जो ये हमारा है पिछले 5 सालों से हम लोग बाल विवाह के मैटर 5 सालों की बात करें तो लगभग 12, 25, 60। तो इस समय आपने कितने बाल विवाह रोके, कोई आंकड़ा, कोई विषय? सर अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 70-80 से ऊपर हम लोग बाल विवाह रोक चुके हैं सरकार की मदद। कोई ऐसा केस जो आपको याद हो? सर मैं बता चुकी हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं लेकिन मैं किसी भी मतलब हम लोगों को किसी बाल विवाह में लड़की ने विरोध किया हो कि नहीं हमें शादी नहीं करनी, हमें जबरदस्ती शादी कराई जा रही? जी मैंने बताया था और इसके अलावा हम लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए एक बार तो कोर्ट में भी जाना पड़ा। हम लोग को कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाना पड़ा उस बाल विवाह को रोकने के लिए, उसके बाद वो प्रशासन मदद करता है आपकी? पर्टिकुलर आपको किस ब्लॉक में या किस तहसील में आपको लगा कि यहाँ पर बाल विवाह की समस्या ज़्यादा है? बड़ौरा ब्लॉक में बहुत सारा। तो क्या माने कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन काम नहीं कर रहा? नहीं सर ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके बाल विवाह करते हैं। पता पड़ा मतलब जैसे यहाँ पर शादी हुई तो किसी बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे टीकमगढ़ यहाँ पर लगे हुए हैं तो वहाँ पर सम्मेलन में जाके शादियाँ कर देते हैं। कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके शादी कर देते हैं तो वो कुछ हद तक वो लोग जानते हैं कि अपराध है तो वो छुपा के शादियाँ करते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कैसे आपके